नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी इस सीरीज के अंदर नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं स्पेशली कि हम भारत के इतिहास का जो है काफ़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और एक एक कंटेंट को कंपटीशन के हिसाब से हम काफ़ी बारीकी से ले रहे हैं। इस सीरीज के आप वीडियोस जो हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। करीब 40-45 के आसपास वीडियोस जो हैं प्राचीन काल के बन चुके हैं। अभी हमारा मध्यकाल का टॉपिक चल रहा है जिसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और ये सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भारत पे अरब आक्रमणों का जिक्र किया था। आज बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि क्रमबद्ध तरीके से चार यहाँ पर वंश हैं, चार सल्तनतें हैं। पहली सल्तनत जो है गुलाम वंश या दास वंश या इल्बारी तुर्क वंश या मामलुक वंश कहलाती है। दूसरी जो है दास वंश या गुलाम वंश या इल्बारी तुर्क वंश या फिर मामलूक वंश। इस सल्तनत का समय है करीब 1194 से मान के चले आप, और वह जाएगा 1290 तक। ठीक है, दूसरी है खिलजी वंश और तीसरी है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में नेक्स्ट है वहाँ है सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में लोदी वंश। ठीक है, इस सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक उसका समय है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इस सीरीज के अंदर जो हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल की, जिसके अंतर्गत ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हैं उनसे काफ़ी बारीकी नहीं आती। कुछ कुछ सुल्तानों से बारीकी पूछी जाती है, लेकिन बाकी सुल्तानों से इतनी बारीकी आपसे नहीं पूछी जाती। ठीक है, यह तुर्की वंश था। देखिए, गुलाम या दास कभी भी सुल्तान नहीं बनता। जिस गुलाम को, जिस दास को आजाद कर दिया जाए उसे मामलूक कहते हैं। गुलाम को आजादी मिल जाए उसे मामलूक कहा जाता है, इसलिए इसे मामलूक वंश कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे अभी भी गुलाम वंश के तौर पे जानते हैं। दास या गुलाम कभी सुल्तान नहीं हो सकता। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गोरी का गुलाम था, और इसने लाहौर में रहकर भारत पर शासन किया था। गोरी, यह स्वयं को गोरी का सिपह सालार मानता था, सुल्तान नहीं मानता था। यानी ये अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, गोरी का सिपह सालार मानता था। इसकी 3 उपाधियां हैं जो आपके एग्जाम में मैटर कर सकती हैं। पहली उपाधि है लाखा बख्श, दूसरी है कुरान खान, और तीसरी है हातिम द्वितीय। ये 3 उपाधियां हैं। लाखा बख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अंदर ये लाखों की धन दौलत लुटाता रहता था, खैरात बांटता था। कुरान खान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको कुरान शरीफ मुंह पे याद थी। हातिम, यह काफी
इस्लाम के प्रति ईमानदार माना जाता है, इसलिए हातिम द्वितीय भी इसे कहा जाता है। गोरी का भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। उस गयासुद्दीन महमूद से इसने सुल्तान की पदवी हासिल करने के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन गयासुद्दीन महमूद गोरी के भतीजे ने इसे सुल्तान की पदवी न देकर अपने अधीन ही रखा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत का शासन जो है वह गजनी से चलता था। और असल में सुल्तान कौन था? असल में सुल्तान था गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद गोरी का भतीजा गजनी से शासन ऐबक गयासुद्दीन का भारत में प्रतिनिधि के तौर पे शासन कर रहा था। यानी एक तरह से गजनी अफगानिस्तान से भारत का शासन कौन संभाल रहा था? गयासुद्दीन महमूद, जो कि गोरी का भतीजा था, 1206 ईस्वी के आसपास। देखिए, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। ऐबक के गुरु का नाम था शेख बख्तियारुद्दीन काकी, जो एक सूफी सिलसिले के संत थे। उन्हीं की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था, जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है शेख बख्तियारुद्दीन काकी की याद में करवाया था। इसके अलावा ऐबक ने ग्यारह सौ 99 ईस्वी के आसपास अजमेर तथा दिल्ली की संस्कृत पाठशालाएं तोड़वाई, अजमेर वाली भी और दिल्ली वाली भी। अजमेर वाली संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया और दिल्ली वाली संस्कृत पाठशाला को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नाम दिया। और ये दोनों संस्कृत पाठशालाएं आपको पता होगा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी, जो कि एक चौहान शासक थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है और भारत की दूसरी मस्जिद है प्राचीन मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, जो राजस्थान की पहली मस्जिद है और भारत की दूसरी सबसे प्राचीन मस्जिद है। ये काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों, ऐबक के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि ऐबक वास्तव में क्या करता था। ठीक है, देखिए, ऐबक पोलो का बड़ा शौकीन था, पोलो का खिलाड़ी था और पोलो खेलते खेलते ऐबक को उसी के घोड़े ने उसे गिरा दिया था। पोलो को चोगान कहते हैं। ठीक है, और चोगान जो है खेलते खेलते वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था 1210 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, ये सिर्फ इतिहास में इतना दर्ज है कि पोलो खेलते ही कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया था, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग है, जो एक बहुत ही राज की बात है। मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है,
उनका नाम था जेत्र सिंह। तो इस सुल्तान ने क्या किया, मेवाड़ से कर वसूला और यहाँ जो जेत्र सिंह का एक घोड़ा था शुद्रक, उस शुद्रक नाम के घोड़े को जो है ऐबक ने ले जाया जबरदस्ती, ठीक है। और इसी घोड़े ने मरते मरते भी ऐबक को अपनी टापों के नीचे पीट पीट के मार दिया था अपने स्वामी भक्ति के खातिर, ठीक है। ऐबक के बाद नेक्स्ट जो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठा वह नेक्स्ट शासक था आराम शाह। 1210 से 1211, एक वर्ष तक। जैसा नाम वैसा सुल्तान, कोई विशेष घटनाक्रम आराम शाह से संबंधित नहीं है। तीसरा सुल्तान बना अल्तमश, जिसे आप इल्तुतमिश नाम से ज्यादा जानते हो। अल्तमश या इल्तुतमिश करीब करीब 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया वो देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने अगर राजनीतिक घटनाक्रम देखें इल्तुतमिश के शासनकाल के, यानी प्रमुख युद्धों की चर्चा करें, तो सबसे पहले रणथंबोर पर हमला किया, फिर मंडोर पर हमला किया, फिर जालोर पर हमला किया, राजस्थान के राजपूतों को विशेष तौर से टारगेट किया था इल्तुतमिश ने, फिर बयाना पर हमला किया, फिर ग्वालियर पर, फिर कालिंजर पर, फिर नागदा पर, जिसे भूताला का युद्ध भी कहते हैं, फिर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर लूटा, और लास्ट वाला युद्ध है बामियान वाला। रणथंबोर के उस समय शासक थे जिनका नाम था, वह था वालणदेव चौहान। मंडोर के शासक थे, वह थे ककुस्थ, ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। जालोर के शासक थे उदय सिंह सोनगरा, जो कि कीतू चौहान के पुत्र हैं। बयाना में थे महलक देव, ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर में महलक देव, और बयाना के राजा थे वह थे चावड़ा राजपूत। कालिंजर पर जो था सामंत सिंह। नागदा के शासक थे जेत्र सिंह गहलोत, जिन्हें मेवाड़ के शासक भी कहते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर लूटा, और बामियान यह अंतिम आक्रमण है जो वहां के यूसुफ खान को हराया था। तो ये है इल्तुतमिश की प्रमुख युद्ध की रणनीति। और इन सारे आक्रमणों में इल्तुतमिश सारे आक्रमणों में जीता सिर्फ भूताला का युद्ध, एकमात्र भूताला युद्ध
जेत्र सिंह मेवाड़ से हारा, बाकी सारे युद्ध जीते थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की पदवी हासिल की। ठीक है, साथ ही साथ इल्तुतमिश के बारे में एक और बात का मैं जिक्र कर देता हूं, वह यह है कि इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था। तराइन के दो युद्ध आपने सुने होंगे, गोरी और पृथ्वीराज के मध्य, लेकिन तीसरा युद्ध बहुत कम सुना होगा और ये हुआ था 1215-17 के बीच में। एक तरफ इल्तुतमिश और दूसरी तरफ उसके सामने नासिरुद्दीन कुबाचा एवं ताजुद्दीन याल्दोज थे। ठीक है, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन याल्दोज ये तीनों गोरी के गुलाम थे, स्वयं इल्तुतमिश भी। तो ये भी सोचते कि हम सुल्तान क्यों नहीं बने, इस वजह से इन्होंने इल्तुतमिश के सामने मोर्चा खोल दिया था और इल्तुतमिश इस युद्ध में विजयी हुआ था। ठीक है, देखिए तुर्क एक चहलगानी या चालीसा गुलाम, अली बाबा और 40 चोर आपने नाम सुना होगा, तो इसकी स्थापना जो है वह इल्तुतमिश ने ही की थी। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। ये महत्वपूर्ण कंटेंट है। साथ ही साथ इख्तेदारी या मुक्तेदारी व्यवस्था का जन्मदाता इल्तुतमिश था। देखिए इख्तेदारी और मुक्तेदारी जो व्यवस्था है जिसमें वली होता है, वली अर्थात गवर्नर, जैसे आजकल डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे होते हैं वैसे, तो इसने नौकरशाही व्यवस्था समाप्त करके इख्तेदारी व्यवस्था को जन्म दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसने बदायूनी में हौजे खास बनवाया था। इसका दरबारी लेखक था मिन्हाजुद्दीन सिराज जुजानी, दरबारी था मिन्हाजुद्दीन सिराज, जिसकी पुस्तक है फतवा-ए-ज़हादारी। ठीक है, तो ये थी मुख्य बातें सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी सुल्तान बनी जिसका नाम था रजिया, जो पहली महिला मुस्लिम सुल्तान है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। हम रजिया सुल्ताना से आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।